गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज अपने बीएनएस के आगे सेक्शंस कंटिन्यू करते हुए ये हम पढ़ेंगे आज सेक्शन नंबर 71। देखो, लास्ट क्लास में हमने गैंग रेप तक पूरा पढ़ लिया था। पूरी बीएनएस की सीरीज चैप्टर से लेके सेक्शन 70 तक एमडीलो क्लासेस के चैनल पे अपलोड है। और बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे हम स्टार्टिंग से करते आए हैं लास्ट बीएनएस कंप्लीट भी हम इसी यूट्यूब पे करेंगे। प्लस जिस भी सेक्शन का मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी मैं आपको बताऊंगी, प्री का है वो भी बताऊंगी, इंटरव्यू का है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 71 कहता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। अब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा एक्यूज्ड जिसे पहले हम प्रीवियस कन्विक्ट कर चुके हैं, पूर्व दोष सिद्ध हम कर चुके हैं, उसके बाद वो फिर से इन्हीं सेक्शंस में, रेप के सेक्शंस में 64, 65, 66 या 70 में फिर से अपराध करता है, तो अब हम उसे पनिशमेंट अलग देंगे। मतलब पहले आप रेप कर चुके हो, पहले दोष सिद्ध हो चुके हो, फिर से आप रेप करते हो तो सेक्शन 71 से गवर्न होगी कि जो कोई सेक्शन 64, 65, 66 या 67 के दिन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो अब उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अंडरलाइन करो, आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के कारावास से अभिप्रेत है, या हम उसको डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप रेप का फिर से पुनरावृत्ति करते हो तो हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या हम आपको डेथ की पनिशमेंट देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 71 इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है पनिशमेंट से कि whoever has been previously convicted of an offense punishable under section 64, 65, 66 and 70 and is subsequently convicted for an offense punishable under any of said sections shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with the death, और हम उसको डेथ से भी लायबल ठहरा सकते हैं। तो ये है सेक्शन 71। देन बात करते हैं सेक्शन 72। देखो, सेक्शन 72 कहता है कि जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, चाहे वो रेप है या कोई अदर देन ऑफेंसेस है, आप उसकी पहचान का प्रकटीकरण नहीं कर सकते, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे सब सेक्शन 2 भी पढ़ेंगे कब हम आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिफिकेशन का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सबसेक्शन 1, जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित कहा गया है, किसकी पहचान? कोई ऐसी विक्टिम, उसकी पहचान हो सकती है जिसके विरुद्ध धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या 71, मतलब 64 से लेके 71 के ऑफेंसेस में अगर ऐसी पर्सन, महिला जिसे हमने आगे विक्टिम कहा गया है, उसके नाम या किसी अन्य बात जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकी, कितनी पनिशमेंट उसको मिलेगी? 2 ईयर तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना उसको मिलेगा। कि अगर आप 64 से 71 में अगर किसी महिला के साथ ऑफेंस हुआ है, अगर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज करते हो तो कितनी पनिशमेंट? 2 ईयर एंड फाइन, 2 ईयर एंड फाइन की पनिशमेंट उसे मिलेगी। कि whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 64 to 71 is alleged or found to have been committed hereafter in this section referred to as the victim
shall be punished with imprisonment of the either description for a term which may extend to year and shall also be liable to fine. तो हम उसे 2 साल तक की पनिशमेंट एंड उसके ऊपर जुर्माना इंपोज करेंगे। देन आता है सबसेक्शन 2। देखो सबसेक्शन 2 हमें कहता है कि किन पॉइंट्स में आप उस फीमेल की आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। तो देखो याद रखना, जब हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरत पड़ी, जब हमें अन्वेषण के लिए नीड पड़ी, जब पीड़ित व्यक्ति खुद ही कंसेंट दे देती है कि यस आप मेरा नेम डिस्क्लोज कर सकते हो, या जहां पीड़ित व्यक्ति की डेथ हो चुकी है या बालक है या विकृत है, तो वहां अगर पीड़ित व्यक्ति के कोई निकट संबंधी है उनके लिखित प्राधिकार से किया जा सकता है। तो क्या कहा, सबसेक्शन 1 में तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। सबसेक्शन 2 में हमें कहा कि आप कब उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। पहला, जब हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है। दूसरा, जब पीड़ित व्यक्ति खुद ही कंसेंट दे देती है कि यस आप मेरी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। और तीसरा, जब पीड़ित ऑलरेडी मर चुकी है या वो बालक है या वो पागल है, तो फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं अगर वो हमें कंसेंट दे देते हैं तब हम पीड़ित की पहचान को डिस्क्लोज कर सकते हैं। पढ़ते हैं बेरे। सबसेक्शन की 1 किसी भी बात का विस्तार किसी ऐसे नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए गुड फेथ में कार्य करते हैं द्वारा उसके द्वारा लिखित आदेश के अधीन आता है। तो क्या कहा, नथिंग इन सबसेक्शन 1 extend to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity for the victim is such printing or publication A by under the order in writing for the officer in charge of the police station of the officer making the investigation into such offense। कब इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब हमें जरूरत पड़ी। बी कहता है बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। कौन हमें ऑथराइज कर देता है, विक्टिम ही ऑथराइजेशन दे देती है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से किया जा सकता है। और सी कहता है वेयर द विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड या अनसाउंड माइंड पर्सन और बाय विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम। तो अगर उनके जो किन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर वो हमें परमिशन दे देते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, उस विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर परंतु कहते हैं निकट संबंधी नातेदार द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। कि जो रिलेटिव्स हैं उनको अगर नाम देना है तो वो किसको देंगे, मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के या तो अध्यक्ष को या सचिव को। इसके अलावा वो आइडेंटिफिकेशन किसी अदर पर्सन को नहीं देंगे। तो सबसेक्शन 2 कब सबसेक्शन 1 लागू नहीं होता। एक्सप्लेनेशन कहता है इस उपधारा के पर्पस के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस उपधारा के पर्पस के लिए मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चला रही है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 73 हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि अगर आप कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिकेशन करते हो, उनका मुद्रण करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी हम पब्लिकेशन नहीं कर सकते? अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स का हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे तो बाकी लोग, जो बाकी जितनी भी जनता है या बाकी जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं या जिनके पास भी ये इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है, तो क्या उनके जजमेंट्स का पब्लिकेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो भी हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। कि प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, अनुज्ञा के बिना कोर्ट न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। कि जो कोई सेक्शन 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
कि अगर कोई पर्सन कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग का मुद्रण या प्रकाशन करेगा तो उसको कितनी पनिशमेंट, 2 ईयर एंड फाइन से लायबल होगा। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with the respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 year and shall also be liable to fine। तो उसको 2 साल तक की सजा एंड जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देन एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता। मतलब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स का पब्लिकेशन करते हो तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट does not amount to an offense within the meaning of this section। इस धारा में उसको अपराध नहीं माना गया है। तो ये सारे सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है। इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो भी हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है 72 वाला, कि कब न्यायालय की कार्यवाहियों का मुद्रण और प्रकाशन करना अपराध नहीं है और क्या हम पीड़िता की कंसेंट के बिना भी उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारे सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल की मॉडेस्टी के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक सेक्शन मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करता है, चाहे उसकी मॉडेस्टी वाला सेक्शन ले लो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट का ले लो, चाहे वॉयरिज्म ले लो, चाहे स्टॉकिंग ले लो, हर एक सेक्शन मेंस का क्वेश्चन है। तो एक एक सेक्शन जिसमें से हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है तो उस पे हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच।